हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, इसमें इसके जो 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 है और प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, वहाँ से आप सारी क्लासेस सीक्वेंस से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नेम है नवीन सामाजिक व्यवस्था, यानी कि न्यू सोशल ऑर्डर। ओके, इससे पहले इसमें ये जो आपका सब्जेक्ट है, अगर मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट सेकंड होगा। ओके, और इसमें जैसे समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसको हम लोगों ने बहुत ही डीप तरीके से, अच्छे तरीके से, आसान शब्दों में इसको समझ लिया है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन कैसे है, और शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले ही क्लियर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है नवीन सामाजिक व्यवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एंड यहाँ से आपको कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं अवधारणा की, यानी कि कॉन्सेप्ट को समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको पता है भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, अंग्रेजों की बस्ती रही यहाँ पे। ओके, एक लंबे समय तक। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो स्वतंत्रता के उपरांत, स्वतंत्रता फ्रीडम के बाद देश में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त थी। भाई, भारत आज़ाद तो हो गया था लेकिन बहुत सारी समस्याएं व्याप्त थी। देश में विभाजन से व्यापक अशांति व्याप्त थी। ओके, देश स्वतंत्र जरूर हो गया था लेकिन कई क्षेत्रों में बंट गया था। जनता गरीब थी, अंग्रेजों ने पहले ही चूस लिया था, और अनेक समस्याओं से ग्रसित थी। फिर क्या हुआ, देश में एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, और तब से ये निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अभी तक निरंतर चल रही है। अभी तक जो है कि व्यवस्था ट्रैक पे लाने की कोशिश की जा रही है, तथा इस नव सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा क्रांतिमय रूप उभर करके सामने आया है जिसमें प्राचीन भारतीय मूल्यों, जो हमारे पुराने भारतीय मूल थे, पाश्चात्य जो ज्ञान है, जो वेस्टर्न नॉलेज है, विज्ञान और संस्कृति तथा आधुनिक राजनैतिक भौतिक विचारधाराओं का बहुत सौंदर्यात्मक मिश्रण हमारे समक्ष उपस्थित है। ओके, ये होगी अवधारणा। अब इसमें बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था आखिर है क्या, और इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। सामाजिक व्यवस्था यानी कि समाज से संबंधित बनाई गई व्यवस्था जो समाज के हित में हो, समाज की आवश्यकता की पूर्ति करे, है ना। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी सामाजिक घटनाक्रम आ जाते हैं जिनका संबंध समाज में कक्षाओं और सामाजिक परिस्थितियों से होता है। समाज में जो समाज की कंडीशंस हैं, जो समाज की परिस्थितियां हैं, उनसे होता है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज की संस्थाएं, परंपराएं क्या हैं, रीति रिवाज क्या हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य क्या हैं, विचारधाराएं, दृष्टिकोण, पाठशालाएं, परिवार, कानून, मनोरंजन आदि सभी संस्थाएं और पक्ष आ जाते हैं किसमें, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। तो जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पुरानी सामाजिक व्यवस्था थी, उस जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद नई सामाजिक व्यवस्था, नए रीति रिवाज, नया कानून, नई विचारधाराएं, नया दृष्टिकोण, नई संस्थाएं, नई पाठशालाएं, ये सब क्या है, नए तरीके से चीज़ें तैयार हो रही, इन्हीं को नवीन सामाजिक व्यवस्था कहा गया। पी पार्सन्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था परस्पर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों समूहों में प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए पदों और क्रियाओं की एक विशेष स्थिति होती है। ये डेफिनेशन ये किसके माध्यम से कहा गया है, टी पार्सन्स के अकॉर्डिंग। एम जिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक संगठनों के प्रमुख स्वरूपों, यानी कि समूह अर्थात समूहों, समितियों और संस्थाओं के प्रकार एवं उनके कॉम्प्लेक्स, उनके संकुल जिनसे कि समाज का निर्माण होता है, उनसे रिलेट होता है। जितने भी समाज व्यवस्था का अध्ययन जो है, या सामाजिक संगठन जो उसका स्वरूप है, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं एम जिन्सबर्ग। परिभाषाएं आपको 2 याद करनी होंगी। सामाजिक जो हमारी समाज की व्यवस्था, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यू सोशल ऑर्डर की, नव सामाजिक व्यवस्था की। देखिए, नवीन भारत में देश की सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से राजतंत्र, अर्थतंत्र और शिक्षा उपसामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? उपसामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित है। अब इसमें जैसे पहला आता है हमारा राजतंत्र। राजतंत्र क्या है? आइए राजतंत्र को समझते हैं। राजतंत्र, अर्थतंत्र, शिक्षा को समझने के बाद फिर हम नव सामाजिक व्यवस्था के निर्माणक कारक क्या हैं इनकी बात करेंगे। ओके, नवीन भारत में देश की सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से राजतंत्र, अर्थतंत्र और शिक्षा उपसामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित है। पहला आता है हमारा राजतंत्र। वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली लोकतंत्र पर आधारित है, ये आप सभी को भली भांति ज्ञात है। संविधान की प्रस्तावना में इसकी मूल भावना को बहुत कम शब्दों में दिखाया गया है या लिखा गया है, अभिव्यक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये लाइन इसमें आती है जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं। और यह 6 मूल सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अर्थतंत्र। अर्थतंत्र में क्या बताया गया है? भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे कृषि मुख्य जो है, भारत क्या है, इसमें कृषि को मुख्य माना गया है, महत्व एग्रीकल्चर को दिया गया है। धीरे धीरे हम औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, लोग औद्योगिकरण की ओर अग्रसर हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। देश में तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण भी हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। शिक्षा की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो और ज़्यादा मजबूत हो रही है। देश विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो रहा है। परंतु इन सभी के बीच हमारी संस्कृति आज भी विश्व के समक्ष अतुलनीय है। जिस प्रकार की जैसी संस्कृति हमारी है, हमारे भारत की है, ऐसी संस्कृति पूरे विश्व में किसी भी देश की नहीं है। अगर यहाँ पे शिक्षा की बात कर ली जाए तो किसी भी देश के सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। यानी कि कोई भी देश है, यदि उसमें सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें शिक्षा की अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार से वहाँ का समाज शिक्षित होगा, लोग शिक्षित होंगे, उसी प्रकार से समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन में भी शिक्षा की अहम भूमिका रही है। आज भारत में भी जो शिक्षा की दर है वो बहुत काफ़ी बढ़ गई है। प्राचीन या मतलब कहें अतीत की तुलना में आज जो भारत है, आज के भारत की शिक्षा बहुत ऊंचे लेवल पर है। इसीलिए हमारा भारत एकदम से बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं, क्योंकि समाज और शिक्षा दोनों जुड़े हुए हैं। शिक्षा अच्छी होगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा, और शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी? समाज से जुड़ करके ही बालक जो है शिक्षित भी होगा। अच्छी सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। अगर अच्छी सामाजिक व्यवस्था है तो उसका प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है, और सामाजिक व्यवस्था अच्छी कब होगी? जब शिक्षा अच्छी होगी। तथा एजुकेशन से ही सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ये जो है इसमें हमारा राजतंत्र, अर्थतंत्र और शिक्षा, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट या मुख्य भूमिका निभाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नव सामाजिक व्यवस्था के निर्माणक कारक क्या हैं? जो नवीन सामाजिक व्यवस्था तैयार हो रही है उसके फैक्टर्स क्या हैं? समझिए, भारत में नव सामाजिक व्यवस्था जो न्यू सोशल ऑर्डर है, इसका आधार संविधान में निहित प्रस्तावना है। क्या है? जो नई सामाजिक व्यवस्था तैयार हो रही है उसका आधार क्या है? हमारे संविधान में जो प्रस्तावना है। संविधान के द्वारा प्रदान किए गए आधार पर ही भारत राष्ट्र ने एक नई सामाजिक व्यवस्था की रचना की है, और इस व्यवस्था के जो निर्माणक कारक हैं वो इस प्रकार हैं। समझिए बात, देखिए पॉइंट को। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। जब प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई तो जो गरीब घर के बच्चे थे, ठीक है, जिनके पास शिक्षा का खर्च उठाने की क्षमता नहीं थी, वो बालक भी पढ़ सके, और आज वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो यह भी एक जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। भारत के उदीयमान समाज में सभी नागरिकों को न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में ही धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क
अनिवार्य यानी कि जरूर शिक्षा दी जाएगी प्लस फ्री दी जाएगी शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कंटिन्यू लगातार प्रयासरत है। ओके, और अगर इसमें बात की जाए जो नवी पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के नामांकन और उनके विद्यालय में बने रहने के साथ साथ उनकी जो निष्पत्ति स्तर है, जो अचीवमेंट लेवल है, उसमें सुधार के भी प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्पृश्यता का निवारण यानी कि इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब क्या है समझिए। स्वतंत्र भारत के सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता का दोष विद्यमान था। ठीक है, लोग छुआछूत वगैरह बहुत मानते थे और इसका संबंध किससे था? अनुसूचित जाति से था। अनुसूचित जाति जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विकसित वो व्यवस्था है जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पर्श मात्र से ही उच्च जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं। केवल उनको छू लेने से जो उच्च जाति के लोग हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? अपवित्र मानते हैं। इस अपवित्रता को बचाने के लिए ही अस्पृश्य जातियों को उच्च जाति से अलग रखने की व्यवस्था भी की गई थी। ओके, तो इसमें ये कहा गया है आज के समय में जो अस्पृश्यता है उसका भी निवारण हो गया। अब जो है वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, लोग सभी एक दूसरे को समान समझते हैं। अनुसूचित जातियों को जातियों की का जो समाज है उसको मुख्य धारा में लाया गया। भारतीय समाज के रूढ़िवादी और जड़ परंपराओं से बंधे होने के कारण, एक तो भारतीय समाज रूढ़िवादी रहा और जो परंपराएं वर्षों से चली आ रही उससे बंधा रहा, जिसकी वजह से शिक्षा का स्वरूप भी परंपरात्मक ही रहा। शताब्दियों से शिक्षा का लाभ केवल स्वर्णों को ही प्राप्त हो रहा था, उच्च जाति के लोगों को प्राप्त हो रहा था और अस्पृश्य जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार हिंदू शास्त्रों ने नहीं दिया। जो नीची जाति हैं, जो अस्पृश्य जातियां हैं, जिनको छूने से ही उच्च जाति के लोग अपवित्र हो जाते थे, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया गया। ये अधिकार मुख्यतः ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही प्राप्त था। लेकिन आज ये जातियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बड़े से बड़े पदों पर भी सुशोभित हैं। ये सब उदीयमान भारत की नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है। ओके, अगला जो फैक्टर है पिछड़े समुदायों का विकास, जिसकी वजह से नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो पाया। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटीज़। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए जहां एक और पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वहीं वोटों की राजनीति में पिछड़े वर्ग के कथित उत्थान के लिए भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं भी की गई थी। जैसे अनुच्छेद 15 लाया गया। अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा तुम दूसरे धर्म के हो, तुम्हारा वंश दूसरा है, जाति अलग है, लिंग अलग है या तुम्हारा जन्म स्थान अलग है, इस आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान हैं। अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में कहा गया है, देखिएगा, अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, यानी कि सभी को नौकरी का समान अवसर दिया जाएगा। सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान होंगे, सभी को नियुक्ति के समान अवसर मिलेंगे और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए, यानी कि समाज में समानता बनी रहे, इसको और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया। कोई किसी को छुआछूत नहीं मानेगा, ठीक है, और इसे एक दंडनीय अपराध माना गया है यदि आप ऐसा करते हैं। ठीक है, किसी को अगर आप ये छुआछूत मानते हैं, दूरी बना के रखते हैं, तो इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 23 में बेगार और इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम, बेगार का मतलब होता है आप किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ किसी से श्रम काम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसके उल्लंघन को कानून के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध माना गया है। तो ये जो है कुछ व्यवस्थाएं की गई थी संविधान में। ओके, इसके बाद है मौलिक अधिकार। भारत के किसी नागरिक पर अन्याय न हो, इसके लिए संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनसे ही नई सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप भी स्पष्ट होता है। सबको समानता का अधिकार है, चाहे कोई नौकरी हो, पर शिक्षा हो, हर क्षेत्र में आपको समानता का अधिकार है।
आप किसी भी धर्म, जाति, है ना, वंश से आते हो, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को स्वतंत्रता समान है। शोषण के विरुद्ध आप अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई रोक नहीं लगेगी। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, आप जो चाहे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जैसी आपकी संस्कृति है उसके हिसाब से आप रह सकते हैं। संवैधानिक उपचार का भी अधिकार इसमें दिया गया है। तो मौलिक अधिकारों की वजह से ही नई सामाजिक व्यवस्था आज निर्माण हो पाया है। महिलाओं का सशक्तिकरण, वीमेन एम्पावरमेंट। स्वतंत्रता से पहले भारतीय नारी की जो अवस्था थी, जो भारतीय नारी की जो कंडीशन थी वो बहुत दयनीय थी। परंतु कुछ समय के बाद विधवा विवाह, सती प्रथा की समाप्ति आदि के साथ ही समाज में पुनर्जागरण की लहर भी प्रारंभ हो गई थी। पहले क्या था, पहले जो है विधवा विवाह नहीं होता था, सती प्रथा जो है उसका अंत किया गया कि मतलब यदि पुरुष नहीं रहता है तो स्त्री को उसकी चिता पर बैठ के जान देनी होती थी। तो इससे क्या हुआ, ये सब चीज़ें समाप्त हुई और समाज में पुनर्जागरण की लहर भी प्रारंभ हो गई थी। संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लिंगीय समानता की घोषणा की और वयस्क मताधिकार भी दिया। इसके अतिरिक्त भी समय समय पर विभिन्न कानूनों के द्वारा नारियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया, जिनमें से कुछ अधिकार और कानून इस प्रकार हैं। क्या अधिकार और कानून दिए गए? नंबर 1 तो हिंदुओं में नारी को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार, कि जो है नारी जो है वह उत्तराधिकारी होगी। विवाह विच्छेद पश्चात भरण पोषण की वैधानिक व्यवस्था की गई है। स्त्री को गोद लिए जाने का अधिकार भी दिया गया है। अनैतिक व्यापार दमन कानून का निर्माण हुआ है। दहेज नियंत्रण कानून भी बनाया गया। हाई स्कूल लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क की गई और कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगाई गई। ये सारे जो कदम हैं वो स्त्रियों के हित में उठाए गए। फिर है नवोदय विद्यालय। भारतीय समाज, ये आज का हमारा लास्ट स्टेप होगा और क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। जो क्लास आपकी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की होती है वो शाम को 6 बजे होती है। ओके, डेली शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलती है। और बाकी चाहे आपका साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, सोशियोलॉजी हो एंड जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से इन क्लासेस को देख सकते हैं कंटिन्यू। नवोदय विद्यालय की अगर बात करें तो भारतीय समाज के उत्थान के लिए भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत उन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है जो विभिन्न प्रतिभाओं के धनी हैं, जिन्हें अलग अलग प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, गॉड गिफ्टेड हैं, लेकिन किसी कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। उनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए नवोदय विद्यालयों का भी निर्माण किया गया है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया है ना, और खुला विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई, पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिससे हमारे जो समाज है वो एक नई ऊंचाइयों को छू सके। अनुसूचित जनजाति या फिर जो आदिम जाति है उसकी शिक्षा की व्यवस्था की गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हैं जो नई सामाजिक व्यवस्था को तैयार करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा जो नया चैप्टर होगा वह भारत में सामाजिक व्यवस्था, जैसे धर्म, संस्कृति, भाषा, जाति, जनजाति, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स के लिए आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।